हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिस चैनल जीसीसी लीड कोचिंग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस रहता है मैकेनिक्स और फिजिक्स का। अगर हम बात करें सभी लीट एग्जामिनेशन की, तो लीट एग्जामिनेशन में जो मैकेनिक्स और फिजिक्स का जो परसेंटेज रहता है काफी अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम पूरे के पूरे मैकेनिक्स को कवर कर सकते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए पूरी की पूरी जर्नी में, और क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिव मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्या क्या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने चाहिए हमारी पूरी प्रिपरेशन में, ताकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं अगले साल लीट के एग्जाम में वो अच्छे से कर सके। ये पूरी वीडियो में हम डिस्कस करें कि क्या पूरा का पूरा सिलेबस रहता है मैकेनिक्स का, फिजिक्स का, जो अपडेटेड सिलेबस है, जो नया आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन नए आने वाले हैं, क्या क्वेश्चन पिछले साल आ गए थे, तो वो सारा जो डिस्कशन है इस पूरी की पूरी वीडियो में रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये हमारी पहली स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे किसका, सिलेबस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। मेरा नाम श्रेयस है, मैं यहाँ 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। अभी डीटीयू से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ और साथ साथ यहाँ टीचिंग का अनुभव भी ले रहा हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट कोट, इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। सबसे पहले जब जो कोई भी डिप्लोमा स्टूडेंट का विद्यार्थी होता है, वो क्या सोचता है कि मैं जैसे ही डिप्लोमा से निकलूं मेरा फटाफट बीटेक में एडमिशन हो जाए, सभी ये सोचते हैं। लेकिन जब आपने सोचा है तो उसे करेगा कौन? करने के लिए भी आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बाहर से तो आएगा नहीं, आपका दोस्त तो कहेगा नहीं कि भाई चल पढ़ ले, ठीक है, तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने सोचा है तो करेंगे भी आप, और अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल कर भी सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस कोट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इफ यू ड्रीम इट देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। सबसे पहला रहता है हमारे पास मैकेनिक्स का सिलेबस। अगर मैं आईपीयू लीड की बात करूं तो 25% का जो सिलेबस है, 25% का जो वेटेज है, वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स होल्ड करता है। तो मैकेनिक्स के बारे में अच्छा होल्ड होना चाहिए, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो मैकेनिक्स को 3 यूनिट में बांटा है मैंने, ठीक है, 3 यूनिट्स में डिवाइड करा है। वैसे हम पढ़ाते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 आता है, यूनिट 2 होता है, यूनिट 3 आती है। कंबाइंड स्टडीज करें मतलब पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें और हो सकती है इसमें, क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या, सबसे पहले हमारे पास कि जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो हमारे पास मैकेनिक्स क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें होती है, सारे के सारा आता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में, ठीक है। मतलब अगर आप मैकेनिक्स को शुरू कर रहे हैं, अगर आप मैकेनिक्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन पे अच्छा होल्ड होना चाहिए कि सर मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, जो 25% का सिलेबस होल्ड कर रहा है आईपीयू लीड और अदर लीट एग्जामिनेशन जिसमें मैकेनिक्स और फिजिक्स पूरी आती है कंबाइंड वे में, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको आइडिया देता है कि यार पूरी की पूरी मैकेनिक्स में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट बात करते हैं हमारे पास सेकंड, जो उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो बातें सिखाई जाती है वो पूरी की पूरी मैकेनिक्स में काम आती है। क्या होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। किसकी बात करते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स के, इस पे ध्यान भी बहुत दिया जाता है जब मैं पढ़ाता हूं कि मैं कैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को अच्छे से समझा सकूं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं। अगर आप बात करोगे, जब आप पढ़ते हो कोई भी चैप्टर, आप फ्रिक्शन पढ़ते हो, आप मूवमेंट पढ़ते हो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो अगर हम फोर्सेस को रिजोल्व कर पाएंगे तभी तो मैकेनिक्स को समझ पाएंगे अच्छे से। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस एक अच्छा, लॉ ऑफ फोर्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद क्या चीजें आती है? उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, पॉलीगन्स लॉ हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लैमिस थ्योरम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन सब पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं आपके पिछले 5 वर्ष के लिस्ट एग्जामिनेशन में। तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया होने चाहिए, इन पे कमांड होनी चाहिए। इस पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ही, तभी कुछ अच्छा एंड रिजल्ट आपको मिलेगा एग्जामिनेशन।
उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर 3 दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, पूरी की पूरी मैकेनिक्स में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास नया टॉपिक क्या है, हमारे पास है मूवमेंट। मतलब हमारे पास एक डिटेल चैप्टर आ गया कि अगर हमारे पास बॉडी जो है वो रोटेट कर पा रही है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ अच्छे टॉपिक फ्रेम हुए हैं, जैसे कपल से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, सपोर्ट से, बीम से, इन सब से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्ट जो सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, दैट इज फ्रिक्शन। अगर आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्रिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका ये तीनों टॉपिक सही होना चाहिए, दैट इज इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ फोर्सेस एंड मूवमेंट। आपको ये तीनों चैप्टर्स में होल्ड होनी चाहिए, तभी आप फ्रिक्शन समझ पाओगे। फ्रिक्शन एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये सारी की सारी जो लॉ ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट, ये जो सारी बताई गई चीजें हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये सारा का सारा आपका यूज होता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फ्रिक्शन से, मूवमेंट से, लॉ ऑफ फोर्सेस से खूब क्वेश्चन आते हैं आपके लीड के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये काफी अच्छे टॉपिक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी पे कितना फोर्स लगाया जाए ताकि मेरी बॉडी मूव हो जाए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं मेरे फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होल्ड करता है, और फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्रिक्शन अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके पास सारे लॉ ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट और इंट्रो का सारा जो कंसेप्ट है वो एक अच्छी तरीके से हो जाता है। रेस्ट बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में मैंने सिर्फ 2 चैप्टर रखे हैं, ठीक है, लेकिन काफी अच्छा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो हमें पता है लॉज ऑफ मोशन में क्या होते हैं, हमें सिर्फ 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ने पड़ते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन इससे हमारी अच्छी खासी जो फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब सर अगर हमें इतना पोर्शन आता है तो मैं एक अच्छा खासा वेटेज, एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर सकता हूँ अपने एग्जामिनेशन पे। तो लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में हमने क्या बचपन में सबने, ठीक है, कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह पत्थर फेंका होगा। ठीक है, तो जो पाथ फॉलो किया जाता है वो कौन सा पाथ फॉलो किया जाता है, पैराबोलिक नेचर का। वो क्या फॉर्म करता है, दैट फॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ इसी को एम्फसाइज किया जाता है कि आप ये तीनों को कैसे डिराइव कर सकते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको ये 3 फॉर्मूले के बारे में पता है तो लीड के लगभग सारे सवाल आप लगा लीजिएगा। किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लीड एग्जामिनेशन। ये डिटेल्ड बता रहा हूं, डिटेल्ड कि हमें क्या करना है, कि अगर मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं तो सर इसमें क्या क्या टॉपिक, सब टॉपिक्स आने चाहिए। अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं किसी कोचिंग में जाके, खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूं, ग्रुप स्टडीज कर रहा हूं, तो क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए जिनसे टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट हमारा यूनिट 3, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है, दैट इज यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है हमारे पास, यूनिट 3 में हमारे पास सेंट्रॉइड है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। अब सर अगर आप 2020 का पेपर उठाओगे, 2019 का पेपर उठाओगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड का काफी अच्छा वेटेज है। मतलब 25 में से 5 सवाल या 6 सवाल तो सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही कवर किए गए हैं। और सवाल भी कैसे, पूरा का पूरा जो सवाल है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस होता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी एग्जामिनेशन देते हो लीड का, उसमें जो 80% जो सिलेबस है वो थ्योरेटिकल रहता है, और 20% जो सिलेबस रहता है वो न्यूमेरिकल रहता है। तो 80-20 या फिर 70-30 का रेशो रहता है हर एग्जामिनेशन में, थ्योरी का और न्यूमेरिकल का। तो ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि हम न्यूमेरिकल बहुत लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल में उतने ही लगाने हैं ताकि, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है ना काफी ब्रॉड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक ऐसे कर लिया, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं हम, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेस पे ही हमें अपने क्वेश्चंस को सेट करना पड़ता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए कि सेंटर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल थे। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमें कुछ शेप्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ शेप्स का सेंटर्ड निकालना था, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर्ड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर मैं मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। और पिछले 2 से 3 सालों में इससे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, so if you are preparing for any LEET examinations, you must have a good concept, you must have a good hold on these 2 chapters, that is centered and movement of inertia. Next is simple lifting machine. अब simple lifting machine में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती है। ठीक है, हमारे पास लीवर होता है, हमारे पास पुली होता है, हमारे पास जिप क्रेन होता है।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पढ़ते हैं हम, किसमें, इंक्लाइन प्लेन होता है। तो ये सारे के सारे जो मशीन्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं 2018 के पेपर की, 2019 के पेपर की, तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन से क्वेश्चन थे कम से कम 3 से 4 कि मेरे पास एफर्ट निकालो, मेरे पास वेट लॉस ड्यू टू एफर्ट क्या आएगा, फ्रिक्शन कंसेप्ट आया था। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन से भी ये सारे सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ मशीन्स हैं, जैसे मेरे पास सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पुली है, इनसे का कुछ कुछ रेशो है, जैसे कुछ ना कुछ रिजल्ट है वो भी याद होना चाहिए। जैसे मेरे को पूरी मशीन नहीं पता, उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है वो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में वो मशीन बना के नहीं देगा, बस पूछ लेगा कि इन अ सेकंड ऑर्डर पुली सिस्टम व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, व्हाट इज अ आइडियल मशीन, व्हाट इज एक्चुअल मशीन, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें वो डायरेक्टली पूछ लेता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन में। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, सबसे पहले उसको सिंपल लिफ्टिंग मशीन देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, जो हमारा 2022 में पेपर हुआ। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, सब टॉपिक्स, ठीक है, जिसको भी डिस्कस किया जाएगा इस बार मैकेनिक्स में, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है मिसलेनियस टॉपिक, जिसका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्वेश्चन आते हैं, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आता है। तो इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स में। और अभी जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब से क्वेश्चन है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट दिस क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शन। मिसलेनियस में सारा सारा कवर हो जाएगा आप लोगों का कि सर इसमें हमें क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, क्योंकि रिसेंट जो भी सिलेबस रिवाइज हो जाता है, पिछला कुछ क्वेश्चन, पिछले कुछ चीजें भी वो डाल देते हैं अपने एग्जामिनेशन में। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, जो सिलेबस अपडेट हो गया था उसके बाद जो ओल्ड सिलेबस था उससे क्वेश्चन था, तो उसमें कुछ हमारे पास चीजें होती हैं, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये जो तीनों के तीनों यूनिट हैं ये काफी अच्छे होने चाहिए। अगर आप ये तीनों के तीनों यूनिट कवर कर लेते हैं, फिर आपको जाना चाहिए सॉल्व एग्जांपल्स पे, और फिर जाना चाहिए आपको किस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज पीवाईक्यू पे, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैकेनिक्स में आपकी जो होल्ड होगी वो अच्छी होगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की, ठीक है। तो मैकेनिक्स और फिजिक्स कंबाइंड ही है, ठीक है, लेकिन लीड एग्जामिनेशन है वो मैकेनिक्स को अलग पूछता है, फिजिक्स को अलग पूछता है। तो फिजिक्स के हमारे पास कुछ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास जो आईपीयू लीड की स्पेसिफिक बात करूं तो हमारे पास 25% का जो रीजन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन सब से रहता है, ठीक है। तो हमारे पास पहला कुछ चैप्टर्स है, पहला इसको मैंने 3 यूनिट्स में बांटा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। पहला यूनिट क्या है, पहला यूनिट हमेशा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कोई भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इंट्रोडक्शन में क्या कि सर फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर में पढ़ने हैं, कौन कौन से टूल्स है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस पूरे के पूरे फिजिक्स को समझने के लिए, तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंट्रो समझेंगे कि इंट्रो में क्या क्या चीजें हैं। तो फिजिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे फिजिक्स के इंट्रो पार्ट में। फिर हम बात करें किसकी, यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे डायमेंशन हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में एमएलटी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को हम एमएलटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी सारी क्वांटिटी है, कौन कौन सी एमएलटी के क्वांटिटी को याद किया जाए, उसको डिराइव कैसे किया जाए, वो सारी की सारी हम बात करते हैं किसमें, यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और यूनिट एंड डायमेंशन से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके लीट एग्जामिनेशन में कि बताइए हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का एमएलटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है हमारे पास। प्रेशर है, प्रेशर को मैं एमएलटी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। तो यूनिट एंड डायमेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला मैं बात करूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर काफी एक अच्छा टॉपिक है, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो वर्क एनर्जी पावर को पढ़ोगे तो काफी इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में। तो ये जो चैप्टर है ये क्या करता है कि आपका कंसेप्ट डेवलप करता है, आपका जो इंटरेस्ट है फिजिक्स में वो डेवलप करता है, किसमें, वर्क एनर्जी पावर का। और इससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हो। मतलब अगर आपको वर्क एनर्जी पावर की अच्छी नॉलेज है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हो फिजिक्स में, ठीक है। तो पूरी फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन सा है, वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद कुछ और मोशंस की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 में जो सारे के सारे मोशन रखे गए हैं, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रोटेशनल मोशन है, ठीक है। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां हमने क्या पढ़ा है, यहां हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन इनसे भी फ्रेम हुए हैं, तो हमें इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। और जो लास्ट है सब टॉपिक, कम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लेकिन होते हैं, दैट इज लाइट एंड साउंड। ठीक है, तो लाइट और साउंड यूनिट 3 में जो लाइट और साउंड का जो कंसेप्ट है, ठीक है, साउंड में हमारे पास डॉपलर इफेक्ट, लाइट में हमारे पास जो कंसेप्ट होता है लेंस का, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती है आपके पास लाइट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा, कुछ कंसेप्ट ऑफ लाइट, कुछ कंसेप्ट ऑफ साउंड, तो थोड़ा थोड़ा ब्रॉड क्लैरिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है लाइट में और साउंड में। ठीक है, तो ये का पूरा सिलेबस था, और सारी की सारी जो चीजें है ना ये वही आएंगी जो आपने डिप्लोमा में पढ़ी है। डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीजों से कैसे हम क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करें। जैसे मान लो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका आइडिया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपने लगाए होने चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है अपने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में, सिलेबस तो देखो वही है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या डील करना है, हमें डील करना है कि उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, अगर क्वेश्चन फ्रेम हो भी रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे करूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो आप लोग सीखोगे जब उसको अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वही पता चलेगा कि हाँ भाई इससे ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है किसमें, फिजिक्स के सिलेबस में। चलिए अब बात करते हैं किसकी, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, जो आए हैं आईपीयू लीट में, ताकि आप लोगों को एक देखने को मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा वो सारे के सारे कोई ना कोई पीवाईक्यू मतलब कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप लोग देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके आईपीयू लीट में। ठीक है, क्योंकि जो आप पेपर देने जा रहे हो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी तो मैं तैयारी कर पाऊंगा अच्छे से। बिल्कुल, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट द पीवाईक्यू, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो कैसे आए हैं, और जो भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखवाए हैं फिजिक्स के, मैकेनिक्स के, वही आए हैं, मतलब इन्हीं टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बने हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ठीक है, ट्राई करो कि अगर आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आई होप सारे ज्यादातर स्टूडेंट्स वो होंगे जो अभी इनरोल करने वाले होंगे, जो सोच रहे होंगे कि यार अब मुझे लीड की तैयारी करनी है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप भी ये क्वेश्चन लगा पाओ। ठीक है, ट्राई करना कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले मैं ट्राई करूं फिर इसका सोल्यूशन देखूं। ठीक है, ताकि आपको अपने बारे में आइडिया हो ना कि मैं कहाँ पे हूं, मैं कितना लैग कर रहा हूं, मुझे कितनी जरूरत है। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो सेशन होने वाला है वो हमारे पास पीवाईक्यू सेशन होने वाला है, सारे जो पीवाईक्यू है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट इन योर नोटबुक देन सी द सॉल्यूशन। चलो ठीक है, ये काफी एक आसान क्वेश्चन है और मजाक वाला क्वेश्चन है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये इसने पूछा है यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपका सबका यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज मत छोड़ना, ऐसा कोई भी टॉपिक मत छोड़ना जिसके बारे में आपको यूनिट या फिर उसका डायमेंशन ना पता हो। जैसे आप फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स का क्या यूनिट होगा, उसका क्या डायमेंशन होगा, वो कैसी क्वांटिटी है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, वो सब पता होने चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो मूवमेंट की, तो मूवमेंट कैसा क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन कैसा है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा डेप्थ ऑफ वे नॉलेज का आप ले पाओगे एग्जामिनेशन में, तभी क्वेश्चन को हिला पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे को पता करने से पहले आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास या फिर एरिया। ठीक है, चलो पेन तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू में स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो हम कर देंगे इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, ये क्या हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्या यूनिट हो गई इसकी, मीटर की पावर 4।
ठीक है, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इसने किसके बारे में बात करी है? इसने बात करी है एरिया के बारे में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है वो, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, मतलब किसी बॉडी का मास है, ठीक है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। जैसे मेरे पास कोई 3D बॉडी है, मेरे पास कोई क्यूब है, ठीक है, उसका मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, जिसे कहते हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं किसकी? मैं बात करता हूं मास की। ठीक है, तो यहां जो फॉर्मूला बनता है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया मेरे पास केजी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है, मतलब वो सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके पास क्या है? मास है, तो मैं किसकी बात करूंगा? उसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा किसकी? एरिया की, तो उसका यूनिट हो जाएगा क्या? मीटर की पावर 4। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे हम सभी। ठीक है, कि इसका यूनिट क्या होता है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम क्या है? मूवमेंट। अभी हमने पढ़ा ना, हमारे पास यूनिट 1 में आता है क्या? सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 में आया मूवमेंट। तो मूवमेंट की वजह से होता क्या है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट? अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और फोर्स की टेंडेंसी ऐसी हो कि वो बॉडी को रोटेट कर दे अपनी एक्सिस पे, दैट इज नोन एज अ मूवमेंट। ठीक है, और मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट डज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर्स मेजर? मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे मूवमेंट लगा रहा हूं तो क्या मेजर करेगा? सो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, जब भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं और बॉडी की टेंडेंसी होती है क्या? कि वो रोटेट कर जाए। क्या कर जाए? रोटेट कर जाए किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या इंडिकेट करता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स इंडिकेट करता है टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जब भी हम ऑप्शन मार्क करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा कहते हैं ना कि किसी भी ऑप्शन को चेक करने का क्या तरीका होता है, तो तरीका ये होता है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, वो ठीक करने के बाद कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं ये भी मार्क करना। ठीक है, जैसे मान लो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर ली, गलत। द कपल मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब बात करता हूं कपल की, तो कपल इज अ टू पैरेलल अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस होंगे, दोनों कैसी होगी? अनलाइक होगी, तो ये तो गलत ही हो गया। द टोटल वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। ठीक है, वर्क डन का कंसेप्ट ले गया ये तो, ठीक है, कुछ अलग ही खींच दिया इसने। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है? ऑप्शन सी। और हमने पढ़ा भी है मूवमेंट क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है, टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आईपीयू लीड 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, या 20 का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, पेंडुलम। और पेंडुलम में क्या पढ़ना पड़ता है हमें? उसका कि सर उसका कितना टाइम पीरियड होगा, मतलब हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिंपल क्या है? एक पेंडुलम है। ठीक है, ये अपना टू और फ्रो मोशन लेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक रोटेट करेगा, यहां से लेके यहां तक रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू में 1/2 पाई ओवर में लेंथ ओवर में जी। तो आप लोग देखोगे कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग पे। ये जो आपकी स्ट्रिंग है दैट इज नोन एज अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं एल। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो देखो पहले ही एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से एलिमिनेट हो गए? पहला ऑप्शन किसकी बात कर रहा है? मास की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन किसकी बात कर रहा है? मास की बात कर रहा है। तो ये तो होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है लेंथ पे। ठीक है, और पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में क्या बात की गई है? पहले और दूसरे ऑप्शन में बात की गई है मास की, तो मास पे तो डिपेंड नहीं करता हमारे पास। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कोई भी विद्यार्थी अपने आप ही इसको एलिमिनेट कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं किसकी? लेंथ कैसी होगी? क्वाड्रपल होगी या फिर लेंथ जो होगी वो डबल होगी। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया है, अगर आप फॉर्मूले से ट्राई करते हो तो इसको आसानी से कर जाओगे। मान लो ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
ठीक है। मैं सेकंड इक्वेशन डेवलप करना चाहता हूं जब मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया टी डैश। क्या हो गया, टी डैश। तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा वो मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं करता हूं टी डैश बाई टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई ओवर में एल डैश बाई जी ओवर में 2 पाई इंटू में एल बाई जी। मैं इसको काटूंगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास जो आएगा दैट इज टी डैश इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो जो मेरा टाइम पीरियड आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, क्वाड्रपल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसको आराम से कर सकते हैं, काफी आसान है, बस हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जी से जी कट गया, एल इज इक्वल टू में एल डैश का एक रिलेशन आ गया और वहां से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है पहले देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन से सवाल है मेरा। ठीक है, पूछा गया है, देखते हैं। कभी भी जब हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम ध्यान से उसको पढ़ें पहले तो। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ अ रेडियस, उसने क्या दिया हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसने क्या दिया हुआ है कि जो मेरे पास रेडियस है, जो मेरे पास रेडियस है वो कितना है 100 मीटर। बहुत बढ़िया। जो उसने स्पीड दी है वो कितनी दी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सबसे पहला मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी सवाल को लगाता है तो उसको पता होना चाहिए ना कि सर ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्यों ना इसको चेंज किया जाए। ठीक है, बिल्कुल चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं पहले कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैंने क्या किया, 5 इंटू 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट गिव्स मी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया स्पीड कि उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। ठीक है, ये तो हो गया गिवन डेटा। क्या हो गया, गिवन डेटा। सो दैट इज योर गिवन डेटा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है उसका गिवन डेटा। अब यहां से मुझे क्या पता है, तो सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो मुझे पता चलता है कि जो मेरे पास एंगुलर स्पीड रेडियस एक रिलेशन निकलता है एस इज इक्वल टू में आर थीटा। ठीक है, दैट इज योर रिलेशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। एस की वैल्यू क्या है 10, रेडियस कितना है आपका 100, थीटा विल गिव्स योर रिलेशन। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कोई कहेगा कि यार ये तो न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आ गया लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए था, आपको पता बस ये रिलेशन होना चाहिए था। ठीक है, अगर कोई रिलेशन पता है एस इक्वल टू में आर थीटा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे क्योंकि इसमें एस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे पास जो भी आ गया, एंगुलर स्पीड दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, रेडियस दी हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, उसका थीटा निकालना है। थीटा आराम से निकाल लूंगा, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पेपर में आती है। पेपर जो है वो काफी आसान बनता है, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कंसेप्ट कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, वो कैसे आता है, वो आता है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, दैट इज इंपल्स। इंपल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ, जो इंपल्स होता है वो मुझे किससे मिलता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे डायग्राम्स पढ़ते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, फोर्स टाइम डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए इंपल्स के बारे में। ठीक है, इंपल्स के बारे में जानकारी बड़ी जरूरी है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में। किसमें पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन में। तो जब मैंने यूनिट 2 बताई थी मैकेनिक्स की और टॉपिक बताया था क्या, लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इंपल्स। क्या है, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज डिफाइंड एज द फोर्स that is applied on a body for a short duration of time that creates a change in momentum। ठीक है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो बहुत थोड़े समय के लिए लगे लेकिन उसके मोमेंटम में काफी अच्छा चेंज आ जाए, दैट इज नोन एज योर इंपल्स एंड दैट इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू में टाइम। किसे डिफाइंड होता है, फोर्स इनटू में टाइम से। ठीक है, इंपल्स को मैं एक और तरीके से लिखते हैं, दैट इज इंपल्स इज आल्सो डिफाइंड एज, थोड़ा इसको और डिराइव करते हैं। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है मेरे पास,
चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इंपल्स को मैं दो तरीके से जानता हूं। पहला, दैट इज अ फोर्स जो अप्लाई की गई है बड़े छोटे समय के लिए, और इंपल्स क्या होता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, जवाब अगर पता लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, इंपल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर लेकिन मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को जानकारी होनी चाहिए इंपल्स के बारे में। अगर मेरे को जानकारी नहीं है इंपल्स के बारे में तो बस मैं इधर उधर दिखता रहूंगा एग्जामिनेशन में और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पेपर में कुछ ना कुछ कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स में। और सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन ये जो है ये नोट्स में लिखवा देते हैं सर तो। ठीक है, क्या है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज। ठीक है, तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ता हूं तो इसमें तीन स्टेज होती है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन की तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव होती है जब मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा है, स्टेबल। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर मेरा स्टेबल है तो मैं कह सकता हूं कि मेरी बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में रखी गई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम से बहुत सवाल आते हैं। अगर मैं बात करता हूं लॉ ऑफ फोर्सेस में भी, अगर मैं चला के जाऊं इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम में भी सवाल आते हैं कि बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या होगी। ठीक है, Fx इक्वल टू में 0, Fy इक्वल टू में 0 और मूवमेंट किसी पॉइंट पे 0 होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या होते हैं उनसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपना पढ़ाकू बैच, ठीक है, पढ़ाकू बैच, ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने का मतलब ये है कि शुरू हो गया है। ठीक है, 5 जुलाई को जो सेशन है वो शेड्यूल था। ठीक है, अब 20 जुलाई, 5 जुलाई से सेशन शुरू हो गई थी, 20 जुलाई को हमारा जो शेड्यूल किया गया ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी लीड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, वो फटाफट बिल्कुल ओरिएंटेशन सेशन में जरूर आए। उसके बाद सोचे कि यार क्या करना है, लेकिन ओरिएंटेशन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको सिलेबस के बारे में, उसको आपको फैकल्टी के बारे में, कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है, क्या क्या उसमें कराया जाता है, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, सो पढ़ाकू बैच स्पेशली फॉर लर्नर्स, फॉर गुड लर्नर्स के लिए है ये पढ़ाकू बैच। नाम से पता चल रहा है ना, पढ़ाकू बैच, तो पढ़ाकू बैच है। ठीक है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं आप जीसीसी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एसएचएम हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया दो फोर्स तो पढ़े ही होंगे सबने। एक होता है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ही मैंने पढ़ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो सब बता ही देंगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान था और पूछा गया था। सर इतने आसान सवाल ही आते हैं क्या, लोग इतने आसान सवाल ही नहीं आते, कुछ मुश्किल सवाल भी आते हैं। मुश्किल सवालों करने के लिए ही जो विद्यार्थी है वो और अच्छे से पढ़ाई करता है। ठीक है, ये जो सारे सवाल हैं काफी आसान सवाल हैं जो कराए जा रहे हैं। ठीक है, बीए मान के मत चलना कि यही सवाल आते हैं। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू सवाल हैं। ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2021 में आया हुआ है, गेट नहीं आईपीयू सॉरी। ठीक है, आईपीयू 2021 में आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छे से सवाल भी आते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने के लिए ही हमें एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सैटेलाइट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, इसका सबने आंसर जवाब दे दिया होगा। ठीक है, इसका जवाब क्या है मेरे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट, किसी भी सर्कुलर मोशन को सेंटर में रखने के लिए सेंट्रल फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरे पास ऑप्शन तो यही होगा, दैट इज बी। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मेरे पास जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल पिटल फोर्स क्या होता है, दैट इज नोन एज योर सेंट्रल सीकिंग फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो घूम रही है उसको सेंटर में रखना, सर्कुलर मोशन में रखने का काम क्या किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल सीकिंग फोर्स। अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उस पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सर, ये भी बता दीजिए। ठीक है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना लगेगा।
ठीक है, सारी बात आपको पता होनी चाहिए कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये सवाल तो सबसे बनी गया था पिछली बार भी, कुछ अलग ही हो गया है इसमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जुलाई। जो ओरिएंटेशन मिलेगा वो 20 जुलाई को मिलेगा, जो हमारे पास कल होने वाला है। तो एक बार ओरिएंटेशन जरूर ले, उसके बाद देखें कि हमारे पास क्या बेस्ट क्वालिटी या क्या लाइव क्लास में मिलना है। ठीक है, तो लाइव क्लास दी जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबको जो है वो लाइव क्लास ही दी जाएगी। तो लाइव क्लास में पढ़ेंगे एक बार और देखेंगे कैसे क्या चीजों को समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास आया किससे, कोलिजन से। किससे क्वेश्चन आया, कोलिजन से। ठीक है, दैट इज फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए आपके पास, सर इलास्टिक बॉडी क्या होती है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ रीस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रीस्टिट्यूशन क्या होता है। तो अगर बात करूं इलास्टिक बॉडी की, तो इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपना शेप और साइज दोबारा डिफॉर्म कर ले जैसे ही मैं उस पर फोर्स को हटाऊं। मतलब मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, उस बॉडी का जो शेप और जो साइज है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस फोर्स को रिमूव किया, दोबारा जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन पे आ गई, उसने कोई भी लॉस नहीं लिया, मतलब कोई भी शेप में चेंज नहीं आया, दैट इज नोन एज अ इलास्टिक बॉडी। अब सर कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, कभी भी जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती है, मेरे पास ये एक बॉडी है, मेरे पास ये एक बॉडी है, जब दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेगी तो सर थोड़ा सा एनर्जी भी तो लॉस होगा। हाँ जी सर, थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफर भी तो होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। जो बड़ी वाली बॉल है वो बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी छोटी वाली बॉल पे और वो उसको अपने साथ ले जाएगी, हम पढ़ते हैं कोलिजन। तो अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, दैट वुड बी 1। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 1। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में को पता होना चाहिए कि सर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इस बार भी सवाल आया था और वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप था। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अपन लोग बैच में पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास काफी अच्छा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना विल नॉट बी एट इट ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा शेप है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या होगा, सेंटर पे नहीं होगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट एट विच द एंटायर एरिया और द मास इज सपोज्ड टू बी एक्टेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पे उस फिगर का पूरा एरिया एक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड पॉइंट। या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पे उस बॉडी का पूरा मास एक्ट करता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हमारे पास सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे। मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे, दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना। मतलब अगर मैं इसको कंबाइन करूं, ठीक है, इसे कंबाइन करूं तो मेरे को सेंटर मिल जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है, तो ट्रायंगल भी कैसा मिलेगा, ये मेरे पास ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये मेरे दोनों डायगोनल्स हैं जहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये मुझे मिल जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो ये सारे क्या है, ये सारे पॉइंट हैं जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा शेप है जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या शेप है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो बिल्कुल 90 डिग्री के पास में लाई करता है यहाँ पे। तो दैट इज द सीजी पॉइंट, इसे कहते हैं इसका सीजी पॉइंट, जो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है। तो इसका आंसर होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा इसका आंसर, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सवाल आता है बहुत बार विद्यार्थियों के मन में कि सर हम डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद जॉब ले लेते हैं बढ़िया अच्छी खासी 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ठीक है, और फिर चले जाते हैं काम करने, है ना, क्या जरूरत है बीटेक करने की, है ना, क्यों हम और एक्स्ट्रा पढ़े। हमने 10th करी 12th करी, फिर हमने चले गए हम डिप्लोमा करने, 3 साल हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ही ली है, तो सर बीटेक में जाना ही क्यों। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, तो जब मैं हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं तो पहला एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि जब हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, जब आपका लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो आपका रेंज भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट पढ़ा इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, आप बीटेक में गए, आपने दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ा इलेक्ट्रिकल मशीन, तो क्या हुआ, आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी थी वो बढ़ गई। अब सर कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ने से मेरा क्या होगा,
मतलब मैं क्या कर लूंगा, अगर मेरे को मशीन अच्छे से आता है तो होगा ये कि जब रिक्वायरमेंट होगी नॉलेज की, बिकॉज आपकी जो पावर है वो क्या है, आपकी नॉलेज। आपको पे करा जा रहा है किसकी वजह से, आपके नॉलेज की वजह से, ठीक है। जितने भी एजुकेटर, ठीक है, या फिर जितने भी एमएनसी में लोग काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी न किसी चीज की नॉलेज है, कोई ना कोई स्किल सेट है। वो सारी की सारी चीजें आप स्किल को इनहेंस करते हो कब, जब आप बीटेक में एंटर करते हो, ठीक है। दूसरा, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको बीटेक डिप्लोमा मिल रही है उससे कई ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बीटेक में मिलती है, ठीक है। पहली बात, आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो, सेकंड ईयर में एडमिशन लेते ही, ठीक है, पूरा का पूरा जो क्राउड है वो पूरा का पूरा उसी ब्रांच से ओरिएंटेड है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस में चले गए, तो अब सारे के सारे स्टूडेंट्स आपको सीएससी के मिलेंगे, अब कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अब सीएससी में चले गए तो सीएससी में जाने के बाद वहां से जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो अलग मिलेगा, क्योंकि वहां का जो पूरा का पूरा क्राउड है वो अलग है, ठीक है। डिप्लोमा में क्राउड अलग होता है। कहते हैं ना कि अगर आपको एक अलग सर्कमस्टांसेस में रख दिया जाए तो आपकी ग्रोथ भी उसके अनुसार ही होती है, ठीक है। यू आर जज्ड और यू आर नोन बाय दी पीपल अराउंड यू, ठीक है। आपको कैसे आंका जाता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है। तो जब आप बीटेक करने जाते हो तो आपको कैसे लोग मिलते हैं, जो अच्छा एग्जामिनेशन दे के आए हैं, जेई मेन जेई एडवांस दे के आए हैं, ठीक है, अच्छा नॉलेज है उनके पास, ठीक है, उनसे सीखने को मिलता है। दूसरा, कॉलेज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, कैसे, इन फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप, इन फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट। और अगर आप डिप्लोमा में अच्छी प्लेसमेंट ले पा रहे हैं तो बीटेक में तो आपकी प्लेसमेंट और ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बहुतों के मन में होता है कि सर मैं कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करूंगा, दैट विल बी टोटली गवर्नमेंट बेस्ड, मतलब मुझे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो तो ग्रेजुएशन होती है, और वो कैसे मिलेगा आपको, सिंपली बीटेक के थ्रू। बट प्लस पॉइंट ये रहता है कि बीटेक में आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आप बीटेक में जाओगे ना तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, ठीक है, और वहां से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। अगर आप सीखोगे ज्यादा तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे ना, ठीक है। इसलिए सीखने को मिलने का तरीका जो है, सीखते जो विद्यार्थी हैं वो ज्यादा है अगर आप बीटेक करने जाते हो, ठीक है। तो वे पूछे कि सर आप एमटेक कर रहे हो, चल रहा है हमारा भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो बिल्कुल सोचना चाहिए भाई जो भी डिप्लोमा का विद्यार्थी है, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई चीज हो रही है तो एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा ना इस टॉपिक पे, कि ना जब हम बात करते हैं ना बीटेक के कॉलेज की, ठीक है, तो जितना आसान आपको एडमिशन लेना है उतना आसान ना उन लोगों को नहीं है जो क्राउड आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई 12th करता है, फिर वो जेई मेंस का पेपर देता है, जेई एडवांस का पेपर देता है, लग के मेहनत करता है, और फिर वो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज निकालता है या फिर प्राइवेट कॉलेज निकालता है और टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो आपको बहुत ही आसान एक लीड के पेपर से मिल जाता है। जैसे मान लो मैं बात करूं किसकी, ठीक है, मैं बात करूं स्लाइड लीड की, डीटीयू लीड की, हरियाणा लीड की, ठीक है, यूपी में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सभी में आपको एडमिशन किससे मिलता है, लीड के पेपर से। अब लीड के पेपर में क्राउड भी बहुत कम है और सिलेबस भी कैसा है, फिक्स है, ठीक है, मतलब इतना ब्रॉड नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से उस एग्जामिनेशन में अच्छा खासा रैंक ला सकते हो और उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्या, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और उन बच्चों के साथ होगी जो काफी अच्छी मेहनत करके आए हैं, ठीक है, काफी बढ़िया रहता है। ये बीटेक एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था, जैसे ही हम बीटेक में गए काफी सिनेरियो चेंज हो गया, सारे के सारे जो बच्चे थे वो बहुत ही अच्छा पेपर लेके आए थे, लेकिन हमें मौका मिला कि यार उन सबके साथ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो काफी बढ़िया रहता है, बढ़िया ही रहता है, उसके बाद प्लेसमेंट भी बढ़िया होती है। चलो, बाकी आप लोग समझदार हैं। द टाइम वेरिएशन ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, मेरे पास कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इज गिवन बाय अ एक्सप्रेशन दैट इज x इज इक्वल टू में 2t क्यूब प्लस में t स्क्वायर प्लस में 2t। अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं, मतलब अगर आप सवाल करोगे ना, ये सवाल बहुत आते हैं और ये सवाल काफी आसान होते हैं, काफी आसान होते हैं। और ये सवाल आया हुआ है आईपी लीड 2022 में, क्या पूछा गया, आपको एक्सप्रेशन दी गई है ये वाली, x इज इक्वल टू में 2t क्यूब प्लस में t स्क्वायर प्लस में 2t, if v is the velocity and a is the acceleration of a particle in consistent unit, मतलब जो इसकी यूनिट है उसी में है, द मोशन स्टार्टेड विद, मतलब अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था। अब इस पेपर, अब ये जो सवाल है ना, ऐसे सवाल बहुत कराए गए हैं मेरे द्वारा तो, ठीक है,
बहुत बार कराएंगे हैं सवाल, ठीक है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेलोसिटी और क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है वेलोसिटी और क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं बात करता हूं किसकी, वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज योर डी ओवर में dt ऑफ xt। बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब सर हम क्या करेंगे, xt को डेरिवेट मार देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। तो सर आप क्या करो, इस xt को डेरिवेट मार दो, ठीक है। तो क्या है 2t क्यूब, ठीक है। तो 2t क्यूब को मैं डेरिवेट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा 2t प्लस में 2t को करूंगा डेरिवेट तो क्या आएगा 2, ठीक है। अब सर तो एक्सप्रेशन आ गई अच्छी खासी। अब क्या करें, अरे इसने बोला भी तो है कि जो मोशन है वो स्टार्ट हुआ है। अब मोशन स्टार्ट हुआ है इसका मतलब क्या, टाइम की वैल्यू होगी 0। बस इसी बात को बहुत सारे विद्यार्थी ना सोच ही नहीं पाए, जो पेपर दे के आए तो बता ही नहीं पाए कि सर ये तो एक्सप्रेशन आ रही है मेरी, जो कर गए बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन बस मुझे इसमें क्या करना था, t की वैल्यू को 0 पुट करना था। जैसे ही मैं यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करूंगा 0, मेरे पास जो वेलोसिटी होगी एट t इज इक्वल टू में 0 इज इक्वल टू में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सर 2 मीटर पर सेकेंड किस में आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। अब सर मुझे एक्सेलरेशन भी तो निकालना है, तो सर एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी दैट इज dv by dt, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार और डेरिवेट कर दूंगा, कर दो सर, दैट इज 12t प्लस में 2, ठीक है। मैंने 60 स्क्वायर को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो मुझे मिल गया 12t, 2t को रिस्पेक्ट 2t को डेरिवेट किया तो मुझे क्या मिल गया 2, और 2 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। यहां भी मैं डालूंगा t की वैल्यू 0, पुट t इज इक्वल टू में 0। So your acceleration a of t at t is equal to में 0 would be what? That is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास वेलोसिटी भी 2 है और एक्सेलरेशन भी 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कितना बढ़िया सवाल था, ठीक है। और ये सवाल बहुत बार आते हैं, ठीक है। मतलब आपसे पूछेगा, आपको xt दे देगा, ध्यान सुनना ध्यान से, आपको xt दे देगा, पूछेगा भैया वेलोसिटी क्या आ रही है, आपको वेलोसिटी दे देगा, पूछेगा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। अब कमेंट में बताना, ठीक है, कि अगर मैं एक्सेलरेशन को डेरिवेट मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। व्हेन वी डेरिवेट एक्सेलरेशन तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। सबको डेरिवेट कर रहे हैं ना भाई, ये डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट मारा तो वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को डेरिवेट मारा तो एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन को डेरिवेट मारूंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मींस चेंज इन एक्सेलरेशन गिव्स यू व्हाट, what would be the value of change in acceleration, kindly comment the answer, ठीक है। क्या मिलेगा, what would be dat ओवर में dt, ठीक है। चेंज इन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है, कि भाई इसको क्या करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या था मेरा, v इज इक्वल टू में 2 और a इज इक्वल टू भी 2, ठीक है। तो काफी गुड क्वेश्चन था। गुड क्वेश्चन मतलब हमें डेरिवेट करना आना चाहिए, डेरिवेट करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि जो मोशन है वो शुरू हुआ है, शुरू हुआ है इसका मतलब क्या, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन इस बार आया हुआ है आईपी 2022 में, ठीक है। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना, तो हमने पढ़ा कि मेरे को टाइप ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए, मुझे हाइट पता होनी चाहिए और मेरे को रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए। अरे कर लिया सर पता, लेकिन कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं, क्या, वो जो नोट पॉइंट्स होते हैं ना वो पेपर में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। जो नोट पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर मेरा एंगल जो है वो थीटा और 90 माइनस थीटा का हुआ, अगर मेरा एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा का हुआ और मेरी वेलोसिटी क्या हुई सेम, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। मतलब मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, सेम थी, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी क्या है सेम। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी अजबी सी आ रही है, ठीक है। वैसे मैं बोर्ड पे काफी साफ लिखता हूँ, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है, लेकिन यहाँ थोड़ा पहला अनुभव है, थोड़ा राइटिंग की ऐसी तैसी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, सीख जाएंगे ये भी। चलो
अगर मेरे पास रेंज है, अगर आप डालोगे ना रेंज के फॉर्मूले को, ठीक है, दैट इज रेंज इज इक्वल टू में यू स्क्वायर ओवर में साइन टाइम्स ऑफ 2 थीटा ओवर में जी, ठीक है। एक बार थीटा की वैल्यू थीटा और एक बार थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा है, जो रेंज होगा वो क्या होगा सेम, रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर आपका एक प्रोजेक्शन है जिसको आपने थीटा फेंका और एक आपका प्रोजेक्शन है जिसको आपने 90 माइनस थीटा फेंका, लेकिन वेलोसिटी क्या है आपकी सेम है, तो आपका जो रेंज होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो मेरे पास एंगल क्या है, मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री और मेरे पास एक एंगल है 30 डिग्री। अगर इसको मैंने मानता हूं थीटा, तो ये मेरे पास एंगल क्या होगा 90 माइनस में थीटा, मतलब 90 में 60 गया, बचा कितना 30। अरे सर थीटा आ गया और 90 माइनस थीटा आ गया, तो रेंज तो सेम होगा। तो खड़ाक से इसका आंसर निकलता है, मतलब जिन लोगों ने पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन उसको तो ये मतलब विद इन 5 सेकेंड 5 सेकंड तो बहुत हो जाते हैं इसको आंसर करने में। R1 इज इक्वल टू दोनों का रेंज क्या होगा सेम होगा, क्यों, मेरे जो थीटा है वो क्या है, थीटा क्या है थीटा और 90 माइनस थीटा भाई, ठीक है, तो रेंज क्या होगा सेम होगा। इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, ये मेरे पास थीटा है और ये मेरे पास 90 माइनस थीटा है, लेकिन जो हाइट है वो क्या है अलग अलग है, हाइट अलग अलग होगी। ये हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये हाइट जो होगी वो अलग होगी, लेकिन जो रेंज होगी वो क्या होगी सेम होगी, ठीक है। तो जो R1 है वही R2 है और जो R2 है वही R1 है, ठीक है। सो दैट वुड बी द इंटायर रिजल्ट। जो रेंज होगी वो क्या होगी सेम होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये नोट पॉइंट में था, नोट पॉइंट में लिखवाया हुआ है, सभी विद्यार्थी एक बार चेक करेंगे और तो देख रहे हैं पहली बार वो लाइक कर ही देंगे और कमेंट भी कर देंगे कुछ बढ़िया बढ़िया। चलो अरे बहुत बढ़िया, आने ही वाला था, इसी का इंतजार कर रहा था मैं, ठीक है। जीसीसी एक्सक्लूसिव फॉर लीड कोचिंग इन इंडिया। तो लीड का जो इतिहास रहा है वो ऐसा रहा है कि दिल्ली के आदर्श नगर में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, दिल्ली के आदर्श नगर में हम पढ़ाते हैं और लीड का जो आप बैकग्राउंड देखोगे ना, ठीक है, तो काफी एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आपको जीसीसी के माध्यम से, कंसाइज वे में प्रीवियस ईयर पैटर्न के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। 10 से 12 वर्षों से जीसीसी सिर्फ लीड पे फोकस कर रहा है, इसलिए काफी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर चुके हैं हम लोग, काफी अच्छी टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर चुके हैं हम लोग। वो सारी टेस्ट सीरीज जो पेपर के लिए, पेपर में और पेपर के पहले जरूरी होती है वो सारी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो काफी एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, फैकल्टी ट्रेंड है। चलो फैकल्टी के बारे में क्या ही बताना है ना, वो तो आप लोग देख ही लोगे जैसे जैसे आप पढ़ने बैठोगे। तो अंततः जीसीसी 12 वर्षों से सिर्फ लीड की प्रिपरेशन करा रहा है, तो काफी एक अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है कि कैसे कैसे विद्यार्थियों को तैयारी कराई जाए, कैसे कैसे विद्यार्थियों को एक अच्छा रिजल्ट दिया जाए, किसमें लीड एग्जामिनेशन। और पढ़ाकू बैच स्टार्ट हो गया है, उसका ओरिएंटेशन 20 तारीख को और स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई को। अरे बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है हमारे पास, when a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun it is recoiled, it is recoiled। अब recoil का मतलब क्या होता है, recoil का मतलब ये होता है कि जो बंदूक है, ठीक है, इसे कहते हैं recoil of the gun, recoil of the gun when the gun is moving in the backward direction when it is fired। जैसी गन को फायर किया जाता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, दैट इज रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर जब मैंने बुलेट को फायर किया, जो बैकवर्ड मूवमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इसको हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, और सब टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट इज सेम। जो मोमेंटम होगा इंपैक्ट से पहले और जो मोमेंटम होगा इंपैक्ट के बाद वो सेम होगा। इसी से मैं डिराइव करता हूं क्या, रिकॉइल ऑफ द गन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। So conservation of momentum states that the total momentum before the impact, the total momentum after the impact is same। इससे मैं डिराइव करता हूं क्या, पूरा का पूरा रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। चलो अरे बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक बार ना ट्राई करना, सारे ट्राई करना, मतलब ट्राई करना ही, जो वीडियो देख रहा है ना उसको एक बार इसको पॉज कर लेना। ये टॉपिक है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इसी बार आया हुआ है आईपी 2022 में, तो ज्यादातर क्वेश्चन आईपी 2022 से ही लिए गए हैं,
ठीक है, IPU 2022, क्योंकि 20 का पेपर काफी आसान आ गया था ना। ठीक है, अब टॉपिक क्या है, टॉपिक तो फ्रिक्शन से है। ठीक है, पता चल रहा है ना मेरे को, फ्रिक्शन से क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार इसको पॉज करना और ट्राई करना इस क्वेश्चन को, और जो रिजल्ट आएगा ना एक बार कमेंट सेक्शन में कहना कि सर मेरा रिजल्ट आया, और रिजल्ट मेरा 6 मीटर पर सेकंड आया। आंसर क्या बता दिया मैंने, मेरा रिजल्ट आया, और जो रिजल्ट आया ना मेरा वो मैंने खुद सॉल्व किया है। जरा बताना है ना, कमेंट सेक्शन देखता हूँ मैं जिस वीडियो को मैं बनाता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो मैं ही बना रहा हूँ तो देखूंगा बिल्कुल। A block of mass 5 kg slides down from a rest along a frictionless inclined plane. ठीक है, those who are reading this question, you must emphasize that line, that is frictionless inclined plane. बहुत बढ़िया। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ चीजें निकलती है उससे। ठीक है, जैसे हमने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद कुछ ना कुछ चीजें निकली होगी हमारे जीवन में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ टॉपिक्स निकलते हैं हमारे जीवन में। दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात। ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये मेरे पास एंगल है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो पहले पहला जो स्टेटमेंट है वो करेंगे, और फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन का पहला टॉपिक है, और ये मेरे पास क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका जो वजन है वो कितना है, mg। ठीक है, वेट क्या होता है मेरे पास, वेट इज डिफाइंड एज योर mg। तो मास बोला है, लेकिन हमें किससे डील करना है, हमें तो डील करना है जी ग्रेविटी के साथ। बहुत बढ़िया। एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या हो गया, mg। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन में भी हमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। कैसे सर, अरे ये 5g है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। पेन बदल लेते हैं जरा, ये होगा आपके पास mg cos थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है भाई। ये मेरे पास क्या होगा, mg sin थीटा। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात। अब इसने बोला है कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है डाउन द इंक्लाइन, मतलब बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और हमने फ्रिक्शन की बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन के अपोज डायरेक्शन में लगता है। तो अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भैया, कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, पर कहीं भी लगा दूं, है ना। अगर बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी कहां जा रही है, नीचे, मोशन कहां है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये लग गया मेरे पास फ्रिक्शन। अब जो बात आती है वो ये आती है कि जो मैंने सर्कल कर रखा है ना, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड डाउन फ्रॉम अ रेस्ट अलोंग अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। अरे इंक्लाइंड प्लेन है लेकिन फ्रिक्शन लेस है, सरफेस को इतना स्मूथ बना दिया है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 0। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो मेरा फ्रिक्शन था वही 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉडी किस पे रखा गया है, बॉडी इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन इज दैट देयर इज अ नो फ्रिक्शन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब हम निकालेंगे जो हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू में एम ए। क्या पढ़ा है हमने, एफ नेट इज इक्वल टू में एम ए। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज द फोर्स mg sin theta acting in the downward direction, that is the force acting in the upward direction, that is the frictional force, but that is 0, so we will put it as a 0, लेकिन लिख देते हैं आप लोगों की खुशी के लिए। so mg sin थीटा माइनस में फ्रिक्शन जो क्या है, जो क्या है 0, इज इक्वल टू में मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। अब ये वाला टर्म मेरा क्या है, दैट टर्म इज 0 बिकॉज बॉडी इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, लिख देते हैं अच्छे से भाई, एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में एम एक्सेलरेशन,
m ने m को काटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g की वैल्यू होती है 10 ले लेते हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन 10 ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट गिव्स यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिसने एक्सेलरेशन निकाल लिया उसका समझो आंसर आ गया, उसका समझो आंसर आ गया। लेकिन सर वो क्या पूछ रहा है, वो जो पूछ रहा है उसको मैं अगले स्टेटमेंट में पढ़ूंगा। दिख रहा है ना सबको, सबको दिख ही रहा है। What will be the speed of the block? What will be the speed of the block after it covers a distance of 3.6 meter along its planes? मतलब उसने 3.6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, बताओ उसने कितना उसका स्पीड रहा होगा। तो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v is equal to में u plus at, v square minus में u square is equal to में 2s और s is equal to में ut plus में half at square। ठीक है, निकलेगा किससे? और जिसने बहुत सारे सवाल लगाया ना वो पकड़ लेगा कि सर ये वाला लगाऊंगा मैं, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ as। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्पीड, मतलब हमें क्या निकालना है v, और बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, एक्सेलरेशन कितना है सर मेरा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, डिस्टेंस कवर किया है, अरे 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 पहले वाला आई है। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया इसने 3.6 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 3.6 मीटर। मैं से करूंगा कैलकुलेट 10 इंटू में 3.6 मीटर, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर पर। दैट इज द रिजल्ट। तुम्हारे पास क्या स्पीड आ गई, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, द स्पीड ऑफ द 5 kg ब्लॉक दैट इज मूविंग डाउन इन द इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज मूविंग डाउन इन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, उसकी स्पीड क्या आ गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने क्लासरूम में बहुत बार मतलब बहुत बार, ठीक है, एफ नेट की वैल्यू भी ले ली जाए, मतलब अगर बॉडी में फ्रिक्शन भी लग रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो मैंने जीरो लिया है वो वैल्यू डाल देंगे। जैसे मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, यहाँ पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद इसको मैं पुट कर दूंगा किसमें, फॉर्मूला में, मुझे क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सारा का सारा चीज तो हम निकाल ही चुके हैं। तो दैट इज द एंड रिजल्ट। ठीक है, कैसा रहा क्वेश्चन का सेशन बताना मुझे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ठीक है, वो देखने जरूरी है। लेट्स वाइंड अप द सेशन। सो आई स्टार्टेड विद दिस कोट, very famous quote, if you can dream it then definitely you can do it and you can achieve that, so kindly work hard for your dreams because you and only you are responsible for your dreams and you will work for that. That is the syllabus of mechanics that I will teach here. That is the physics syllabus जिसको भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन है कुछ जिसको आप लोगों को जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग लीड की तैयारी कर रहे हैं और ये सारे आसान सवाल हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ये जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं जिसको हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, वो सारे सवाल आपको क्लासरूम में बताए जाएंगे। ठीक है, कैसे हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं, वो सब क्लासरूम कोर्स में ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, बाकी प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, then you can prepare for this examination। जो हमारा पढ़ाकू बैच है उसका ओरिएंटेशन है 20 जुलाई को। अब क्या होता है ना, हमारा पहला बैच निकल रहा है, बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि आराम से जाएंगे, आराम से बैच में एडमिशन लेंगे और अंत के बैचेस में एनरोल होंगे। ठीक है, नहीं, पूरा का पूरा समय आपका है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप सिलेबस को कवर कर पाओगे। ठीक है, जो फर्स्ट बैच होता है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज होती है कि वो सबसे ज्यादा एग्जाम क्रैक करे। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम का सिलेबस बहुत जल्दी कवर किया है, वो टेस्ट सीरीज लगा रहा है। जब नया बैच, जब सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच शुरू हो रहा है तो उसका सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, so that's why first batch is always important, and if you are willing to prepare for this examination, kindly enroll in that first batch. First batch is very much important। ठीक है, फर्स्ट बैच में इंपॉर्टेंट लेने से हमारा सिलेबस जल्दी कवर होता है और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो यही था। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
एक, ठीक है। डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, ठीक है। जब हम शुरू करते हैं ना कोई भी चीज को तो हमेशा वो हार्ड होती है। जैसे हमने क्या किया, ठीक है, हमने डिप्लोमा शुरू करी थी, तो डिप्लोमा जैसी शुरू करी थी ना, मेरा अनुभव क्या था, पर्सनल अनुभव ये था कि जैसे ही हमने डिप्लोमा शुरू करी तो डिप्लोमा के पहले सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट आ गए। उसमें मैथमेटिक्स भी आ गई, मैकेनिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आ गई, ठीक है, 4-5 बेकार सब्जेक्ट और आ गए, ठीक है। तो सारे पढ़ने पड़े थे, ठीक है। तो जब डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो लगता था यार डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर कितना हार्ड है ना। लेकिन जैसे जैसे हम सेकंड सेमेस्टर में आए, थर्ड सेमेस्टर में आए, फोर्थ सेमेस्टर में आए, अब तो प्रो हो गए हैं, है ना। मतलब तुम्हें पता है ना क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, और कैसे 80 से ऊपर परसेंटेज को मैं आराम से ले सकता हूँ, किसमें, डिप्लोमा एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो लास्ट ईयर होता है उसमें आराम से आप स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 4 सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार मैं क्या करूंगा, मैं 2 दिन 1 हफ्ते में पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है वो खत्म कर दूंगा डिप्लोमा का, ठीक है। मुझे पता है मेरे को कैसे नंबर लाने हैं, इसलिए अब आप प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रिपेयर करें, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको पता है अगर वो अच्छा करना है तो अच्छा कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, सेकेंड ईयर के बाद जैसे वो थर्ड ईयर में आते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दैट। चलो ठीक है। सो द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। अगर आप कोई भी चीज को शुरुआत करते हो ना वो हमेशा हार्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको धीरे धीरे करते हो वो चीज क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, लेटर ऑनवर्ड्स यू विल रियलाइज कि आप जो कर रहे थे वो आपको कुछ समय बाद बेनिफिट ही देगा, ठीक है। सो द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ दैट विल रिलीव यू आफ्टर सम टाइम। चलो अब एक रोड मैप है, ठीक है। रोड मैप बना के लेके आऊं, काफी अच्छा रास्ता बना के लेके आया हूं। ये कॉन्क्रीट की सड़कें हैं काफी बढ़िया, ठीक है, जिगजैग भरा रास्ता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, इट इज नॉट फॉर द लीट एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करिए। सर क्या सिलेबस कवर करिए, मैंने मैकेनिक्स का सिलेबस बताया, फिजिक्स का बताया, ऐसी मैथ का ढूंढिए, ऐसी कंप्यूटर का ढूंढिए, ऐसी कंप्यूटर केमिस्ट्री का ढूंढिए। सबका जो सिलेबस है उसे कवर कीजिए पहले, जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर है। बट यू हैव टू कवर द इंटायर सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस पहले खत्म कर दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे वही है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ है रिवाइज द सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सिर्फ मैकेनिक्स को पढ़ना और छोड़ देना बेनिफिशियल नहीं है। मैकेनिक्स को पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, उसको रिवाइज करना मुश्किल है। क्यों? हमें लगता है यार फिक्शन तो हमें आता है, ठीक है, अब क्या रिवाइज करें इसको, छोड़ो। नहीं, अगर आप उसको छोड़ देते हो ना तो वो छूट जाता है। जब पेपर आता है तो हम कहते हैं अरे हमने तो कुछ तैयारी ही नहीं करी, तो काफी दिक्कत आती है, ठीक है। सो रिवाइज द सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर कवरिंग एनी सब्जेक्ट, रिवाइज दैट सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस सॉल्व्ड क्वेश्चन। सॉल्व्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, रिवाइज किया है, एकदम से अनसॉल्व पे चले जाओगे, कोई ऐसे हार्ड क्वेश्चन पे चले जाओगे तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, कवर ऑल दी सॉल्व्ड क्वेश्चन। जितने आपको सॉल्व क्वेश्चन करोगे ना उतना आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे जीवन में कॉन्फिडेंस की तो जरूरत है, और किसकी जरूरत है, ठीक है। एग्जाम तो आप आराम से क्रैक कर दोगे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है, सही बात है, ठीक है। कुछ कुछ पुराने बच्चे देख रहे होंगे, वो कहेंगे सर क्या ही बोले अब, चलो ठीक है। नेक्स्ट है बचा टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है वो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लीट की तैयारी कर रहे हो और क्वेश्चन लगा रहे हो जेईई मेंस के, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, और जो टेस्ट सीरीज में लूं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहे। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ले लूं जो एग्जाम के लेवल से मैच ही नहीं कर रही, ठीक है, तो वो भी काफी खराब है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, अब मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। टेस्ट सीरीज के थ्रू जो मेरा रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज के थ्रू जो मेरा कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी वो और किसी में नहीं होगी। और अंततः एनालाइज द टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, पिछली बार, अगली बार जो अब आएंगे, उसके बाद जो आएंगे, टेस्ट सीरीज को एनालाइज ही नहीं करते।
बहुत बड़ी दिक्कत है टेस्ट सीरीज को एनालाइज ना करना। आपने कोई गलती करी, उसको सुधारी नहीं, तो पेपर में तो वो गलती फिर हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल होगी। हमारे टाइम भी वो करती थी, हम भी ऐसे ही करते थे। हमने सवाल लगाया, वो सवाल गलत है, हम उसको देखते ही नहीं है। उसको क्यों नहीं देख रहे आप? उसको बिल्कुल देखो। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कहाँ कम आ रहे हैं उसको देखो। किस किस टॉपिक को देखने की जरूरत है, क्यों मेरे नंबर कम आ रहे हैं। अगर मेरा कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हुआ तो क्यों मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। ये सारी की सारी चीजें पता होती है जब आप टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हो। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज को आप एनालाइज कर सको। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट सीरीज मल्टीपल टाइम्स, दैट वुड गिव यू बेस्ट रिजल्ट। सो दैट इज द थैंक यू स्लाइड। बिल्कुल बताएं कि सेशन कैसा रहा, आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, कैसा आपका तैयारी करने का तरीका है, आप उसको सर्च करें। ठीक है, कुछ नया करना है, कुछ नई टॉपिक पे वीडियो डालनी है, वो बताएं। ठीक है, जो भी आपके सजेशंस है कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, क्योंकि हम और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो क्या है, कमेंट सेक्शन। ठीक है, और मेरे थ्रू कुछ करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि सर इस पूरे के पूरे सेशन में ये होना चाहिए था, सर ये चीज करा देते तो और बढ़िया होता, सर थोड़े बहुत कंसेप्ट बता देते तो और बढ़िया होता। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है, जो भी आपके सजेशंस हैं वो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा, कुछ बुरा लगा तो भी बताइएगा, उसको हम ट्राई करेंगे रेक्टिफाई करने का, कर ही रहे हैं। कुछ कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट्स ने बताई थी, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो जो भी आपके अच्छी बात है, बुरी बात, जो भी आपका सजेशंस है वो बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और मिलते हैं आपके सभी के साथ एक ना के बैच में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन।